हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का जोरदार स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आने वाली सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड वैकेंसी देखने को मिलेगी। जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है वो अभी अभी से शुरू कर दीजिए। अच्छे से नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद साथ साथ जो है राजस्थान जीके भी साथ साथ पढ़ते रहिए। इससे क्या है कि वैकेंसी के बाद केवल और केवल आपको रिवीजन करना ही रहेगा। दोस्तों, तो आज हम बेसिक ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंदर कुछ ऐसी बेसिक चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज हमारा डे थर्ड तीसरा दिन है। और तीसरे दिन के अंदर हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपको पता चले कि भाई किस तरीके से लाइब्रेरी साइंस को पढ़ा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि 90% स्टूडेंट जो होते हैं वो आजकल डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स किए हुए होते हैं। उनको पता नहीं होता है कि लाइब्रेरी साइंस को पढ़ना कहाँ शुरू करें। और मेरा सबसे पहला जो मेरी प्रायोरिटी है, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट्स ये सीख लेंगे कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है, वो बहुत जल्द कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर सकता है। एक बार लाइक कीजिए इस क्लास को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली हर छोटी मोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। और जो विद्यार्थी नए हैं और अभी तक जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड करके और ऐप के अंदर जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें। क्या देखें दोस्तों? फ्री कंटेंट जरूर देखें। और नीचे दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप जो हमारा व्हाट्सएप पर भी कॉल कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करें, उस टॉपिक का जो नाम है, क्या नाम है दोस्तों? ठीक है ना, उस टॉपिक का जो नाम है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले इस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फाइव फंडामेंटल कैटेगरीज, मतलब 5 मूलभूत श्रेणियां। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? 5 मूलभूत श्रेणियां। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो आज हम एक ऐसा छोटा सा टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है 5 फंडामेंटल कैटेगरीज। क्या है दोस्तों? फंडामेंटल हो जाएगा। 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, जिसको हिंदी में कहते हैं 5 मूलभूत श्रेणियां। सबसे पहले सवाल यही बनेगा कि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, ये टॉपिक संबंधित है आपके सीसी से। सीसी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? सीसी का मतलब होता है कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम। सीसी का मतलब क्या हो गया? कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम। तो जो ये 5 फंडामेंटल कैटेगरी है, इसका जो संबंध है, इसका संबंध किससे है दोस्तों? सीसी से है, कोलन क्लासिफिकेशन से। किससे संबंधित है दोस्तों? कोलन क्लासिफिकेशन से संबंधित है। दोस्तों, पहली बात तो अब सवाल ये बनता है कि व्हाट इज, ठीक है ना, कि ये 5 फंडामेंटल कैटेगरी क्या होता है, कि व्हाट इज 5 फंडामेंटल कैटेगरी। तो ध्यान रखना है, लाइब्रेरी साइंस में 5 फंडामेंटल कैटेगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? पीमेस्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? पीमेस्ट को। ध्यान रखना। तो लाइब्रेरी साइंस के जो कोलन क्लासिफिकेशन में 5 फंडामेंटल कैटेगरी क्या होता है दोस्तों? पीमेस्ट होता है। PMEST
जो ये 5 फंडामेंटल कैटेगरी होता है दोस्तों। अब बहुत ज्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि जो कैटेगरी शब्द है, कैटेगरी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, श्रेणी। क्या कहते हैं दोस्तों, श्रेणी कहते हैं। तो ये कैटेगरी क्या होता है, ये श्रेणी क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि भाई पुस्तकालय वर्गीकरण में जो विषय जगत होते हैं उसको विभाजित करने के लिए उसमें जो गुण है, जो है विशेषता है या फिर लक्षण है, उनके प्रयोग से फलस्वरूप जो वर्ग उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। तो पुस्तकालय वर्गीकरण में विषय जगत को विभाजित करने के लिए, विषय जगत को विभाजित करने के लिए, किसको दोस्तों, विषय जगत को विभाजित करने के लिए, ठीक है ना, विषय जगत को विभाजित करने के लिए उसमें विशेषण, उसमें क्या हो गया दोस्तों, गुण क्या होना चाहिए, उसमें एक तो गुण होता है, एक क्या होता है, लक्षण होता है, और एक विशेषण होता है। उसमें विशेषण गुण और लक्षण के प्रयोग के फलस्वरूप जो वर्ग उत्पन्न होते हैं, फलस्वरूप जो वर्ग उत्पन्न होते हैं श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, श्रेणी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, कैटेगरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कैटेगरी कहते हैं। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 फंडामेंटल कैटेगरी, जिसे हिंदी में कहते हैं 5 मूलभूत श्रेणियां। तो 5 मूलभूत श्रेणियां क्या होती है दोस्तों, PMEST। उसमें गुण विशेषता कर देना है, ये विशेषता है। क्या है दोस्तों, विशेषता। तो 5 मूलभूत श्रेणी। पहले सवाल तो ये बनेगा परीक्षा के अंदर कि 5 फंडामेंटल कैटेगरी जो है, जिसे हिंदी में कहते हैं 5 मूलभूत श्रेणियां, ये किससे संबंधित है दोस्तों, कोलन क्लासिफिकेशन से संबंधित है। दूसरा है कि भाई 5 मूलभूत श्रेणियां होती क्या, वो होती है दोस्तों PMEST। अब श्रेणी क्या होती है, कैटेगरी जिसे कहते हैं अपन। तो पुस्तकालय वर्गीकरण में विषय जगत को विभाजित करने के लिए उसमें गुण, विशेषता और लक्षण के प्रयोग के फलस्वरूप जो वर्ग उत्पन्न होते हैं उसे वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, श्रेणी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों PMEST। PMEST क्या है दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं 5 फंडामेंटल कैटेगरी, 5 फंडामेंटल कैटेगरी, जिसको हिंदी में कहते हैं 5 मूलभूत श्रेणी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी से क्या हो जाएगा, पर्सनैलिटी। क्या हो जाएगा दोस्तों, पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, व्यक्तित्व। और उसके लिए कौन सा सिंबल का प्रयोग होता है, इसके लिए सिंबल का प्रयोग होता है कोमा का। कौन सा सिंबल होता है दोस्तों, कोमा का होता है। फिर एम से क्या हो जाएगा दोस्तों, मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, पदार्थ। और कोलन, सेमी कोलन। ठीक है ना। तो मैटर के लिए कौन सा सिंबल आता है दोस्तों, सेमी कोलन आता है। PME, तो ई से क्या हो जाएगा दोस्तों, एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्जा। और ऊर्जा के लिए क्या आएगा, कोलन। क्या आएगा दोस्तों, कोलन आएगा। PMEST, सेमीकोलन कोलन। तो कोमा, सेमीकोलन, कोलन। एस से क्या हो जाएगा, स्पेस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, स्थान। तो स्पेस के लिए क्या आएगा दोस्तों, डॉट। क्या आएगा दोस्तों, डॉट। टी से क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, समय। क्या कहते हैं दोस्तों, समय। तो समय के लिए क्या आएगा, वो आएगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा।
सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, क्या आएगा दोस्तों? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब जो ये 5 फंडामेंटल कैटेगरी है, जिसको क्या कहते हैं? PMEST कहते हैं। P से क्या हो जाएगा? पर्सनैलिटी, जिसका चिन्ह होता है कॉमा। फिर M से क्या हो जाएगा? मैटर, जिसका चिन्ह सिंबल होता है सेमीकोलन। E से क्या हो जाएगा? एनर्जी, जिसका सिंबल होता है कोलन। S से क्या हो जाएगा? डॉट हो जाएगा। और T से क्या हो जाएगा दोस्तों? टाइम हो जाएगा, जिससे हम क्या कहते हैं? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कि कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो 5 फंडामेंटल कैटेगरी है, इनका सीसी में कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है? कई बार सवाल पूछा जाता है सीसी में PMEST का प्रयोग मेन क्लास के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? मेन क्लास जब बनाई जाती है ना, तो सीसी में PMEST का जो प्रयोग है, वो ध्यान रखना है कि मेन क्लास के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। किसके अंतर्गत दोस्तों? मेन क्लास के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखना दूसरा, सीसी में एक और है इंपॉर्टेंट नोट है। सीसी में PMEST का प्रयोग सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, संपूर्ण ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र में सीसी में PMEST का प्रयोग ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो सीसी में PMEST का प्रयोग जो है, ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों। अब जो 5 मूलभूत श्रेणियां हैं, उसमें ध्यान रखना है कौन सी कैटेगरी को? पर्सनैलिटी को ध्यान रखना। पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। तो ध्यान रखना पर्सनैलिटी को पहचानना पर्सनैलिटी को पहचानना सबसे कठिन होता है, सबसे कठिन है। ये कई बार परीक्षा के अंदर आज पूछा जाता है कि विच कैटेगरी इज मोस्ट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, कि कौन सी कैटेगरी को पहचानना बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो ध्यान रखना है कौन सी कैटेगरी को पहचानना कठिन होता है दोस्तों? पर्सनैलिटी को। ठीक है ना, पर्सनैलिटी को पहचानना कठिन होता है, इसलिए इसे पहचानने के लिए, इसे पहचानने के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने अवशेष विधि का प्रयोग, अवशेष विधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? अवशेष विधि, रेजिड्यू मेथड, अवशेष विधि का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है दोस्तों? अवशेष विधि का प्रयोग किया गया है। तो पहला सवाल तो ये बनेगा कि जो पर्सनैलिटी है उसको पहचानना सबसे कठिन होता है, इसलिए इसको पहचानने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया है? वो विधि का प्रयोग किया है दोस्तों रेजिड्यू मेथड, अवशेष विधि का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया दोस्तों? अवशेष विधि का प्रयोग किया गया है दोस्तों। ठीक है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं टाइम का मतलब होता है समय। तो टाइम कैटेगरी को पहचानना सबसे आसान है। क्या है दोस्तों? सबसे आसान है। तो टाइम कैटेगरी जो है,
टाइम को पहचानना क्या है दोस्तों, सबसे आसान होता है, ठीक है ना, पीएमएसटी में, और सबसे डिफिकल्ट माना जाता है पर्सनालिटी, और सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है वो क्या होगा दोस्तों, टाइम हो गया। क्या हो गया दोस्तों, टाइम हो गया। तो टाइम को पहचानना क्या है दोस्तों, बहुत आसान हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्टर रंगनाथन ने, ठीक है ना, डॉक्टर रंगनाथन ने जो ये श्रेणी पद है, जो श्रेणी पद, ठीक है ना, श्रेणी पद का प्रयोग कहाँ पर किया था दोस्तों, प्रयोग सीसी में किया था, ठीक है ना। क्योंकि जैसा आपको पता है कि ये 5 फंडामेंटल कैटेगरी जो है, ये ध्यान रखना आपके कोलन क्लासिफिकेशन से संबंध रखता है। तो कोलन क्लासिफिकेशन में ही इन्होंने श्रेणी पद का प्रयोग किया था, ठीक है ना दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 5 मूलभूत श्रेणियों का जो अवधारणा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 फंडामेंटल कैटेगरी, 5 फंडामेंटल कैटेगरी कि ये जो 5 मूलभूत श्रेणियों की जो अवधारणा है, क्या है दोस्तों, कि 5 मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा। तो 5 मूलभूत श्रेणियों की जो अवधारणा है, वो अवधारणा कौन से में आई थी, तो सीसी के सेकेंड एडिशन में अवधारणा आई थी। कब आई थी दोस्तों, सीसी के सेकेंड एडिशन में। तो 5 मूलभूत श्रेणियों की जो अवधारणा है, वो अवधारणा कहाँ पर आई थी दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, सीसी के दूसरे एडिशन में। तो सीसी के दूसरे एडिशन में 5 मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा जो है, सबसे पहली बार जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है, मतलब 5 फंडामेंटल कैटेगरी का जो कॉन्सेप्ट है, वो सीसी के दूसरे एडिशन में आया था। कब आया था दोस्तों, सीसी के दूसरे एडिशन में आया था, ठीक है। लेकिन 5 मूलभूत श्रेणियों के लिए 5 मूलभूत श्रेणियों में सभी के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग सीसी के 4th एडिशन में हुआ था। किसमें हुआ था दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है, किसमें हुआ था, सीसी के 4th एडिशन में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन से, सुनो, मूलभूत श्रेणी, जो 5 मूलभूत श्रेणियों का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट कब आया था, तो 5 मूलभूत श्रेणियों का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था, ध्यान रखना है, दूसरे एडिशन में आया था। लेकिन कॉन्सेप्ट में जो प्रत्येक जो योजक चिन्ह है, प्रत्येक योजक चिन्ह कौन से, जैसे ये रहा, देखो ये रहा, प्रत्येक योजक चिन्ह, जैसे पर्सनालिटी के लिए कोमा, मैटर के लिए सेमीकोलन, एनर्जी के लिए कोलन, स्पेस के लिए डॉट, और टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा। तो ये जो योजक चिन्ह का प्रयोग जो है, ये अलग अलग योजक चिन्हों का प्रयोग जो है सीसी के 4th एडिशन में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, सीसी के 4th एडिशन में हुआ था। और दूसरा इंपॉर्टेंट, सीसी के 6th एडिशन, और 6th एडिशन कौन सा दोस्तों, रीप्रिंट वाला, रीप्रिंट जो 1963 में। तो सीसी के 6th एडिशन में टाइम के लिए डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा, ठीक है ना, सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग होने लगा था, ठीक है ना दोस्तों। पहले क्या होता था,
पहले ध्यान रखना है कि P M E S और T, ठीक है ना। तो क्या कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, डॉट और डॉट। पहले क्या होता था, टाइम के लिए भी डॉट यूज होता था, ठीक है ना। चौथे एडिशन में जब इनके योजक चिन्ह आया था डॉट होता था, लेकिन जब सीसी का 6th एडिशन आ गया था रीप्रिंट, तो टाइम के स्थान पर इसका प्रयोग क्या होने लगा दोस्तों, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होने लगा था। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता। तो वर्तमान में अगर पूछ ले आपसे कि भाई टाइम के लिए कौन सा सिंबल है, तो टाइम के लिए हमेशा ध्यान रखना है आपका कौन सा सिंबल होगा, तो वो होगा आपके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि पीएमईएसटी को मान्यता कब दी गई थी। तो ध्यान रखना है, पीएमईएसटी को मान्यता दी गई थी 1944 में। कब दी गई थी दोस्तों, तो पीएमईएसटी को जो मान्यता है वो मान्यता कब दी गई थी, 1944 में इसको मान्यता दी गई थी। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। और एक सवाल है, जैसे किसी भी विषय के श्रेणी को पहचानने का क्रम क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी विषय आ जाए, ठीक है ना, किसी भी विषय की श्रेणियों को पहचानने का क्या क्रम है, तो उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। जैसे उल्टा कैसे, पी हो गया, एम हो गया, ई हो गया, एस हो गया, टी हो गया। तो सबसे पहले हो गया TSEMP, मतलब उल्टा हो जाएगा, पहले टाइम आएगा, फिर एस, फिर एनर्जी, मैटर और जो है पर्सनैलिटी हो गया। तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा TSEMP, ठीक है ना। तो PMEST होता है। लेकिन अगर आपको किसी विषय की श्रेणियों को पहचानना है तो आप इस फॉर्मूले के लगाओगे ना, तो बहुत जल्द आप पहचान लोगे। क्या करोगे दोस्तों, बहुत जल्द आपके पहचान में आ जाएगी। तो इसी तरीके से मेरे कहने का मतलब है कि इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंट फेसेट फॉर्मूला। ये कई बार आपको पता, हर एक मेन क्लास का जो एक फेसेट फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है दोस्तों, फेसेट फॉर्मूला। तो महत्वपूर्ण पक्ष, ठीक है ना, महत्वपूर्ण पक्ष सूत्र। तो हर एक का एक इम्पोर्टेंट, हर एक जो है विषय का, हर एक मेन क्लास का जो एक फेसेट फॉर्मूला बनता है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है ओ पर कौन सा सब्जेक्ट आता है दोस्तों, लिटरेचर। कौन सा आता है, लिटरेचर। कौन सा आता है दोस्तों, लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब साहित्य। इसका जो फेसेट फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, उसमें होता है P2 P3 और क्या हो जाएगा, P4, ठीक है ना। सिंपल सा फेसेट फॉर्मूला होता है P2 P3 और P4 हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर कोमा कोमा कोमा, ठीक है। अब ध्यान रखना है P किसके लिए आता है, ये कई बार पूछा जाता है। P2 के लिए, P2 किसके लिए आता है, फिर उसके बाद P3 किसके लिए आता है और P4 किसके लिए आता है, ये कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो P हमेशा ध्यान रखना लैंग्वेज के लिए आता है। क्या आता है, लैंग्वेज के लिए। P2 आता है फॉर्म के लिए, और P3 आता है ऑथर के लिए, और P4 किसके लिए आएगा, वर्क के लिए। किसके लिए दोस्तों, वर्क के लिए। तो ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि भाई P के लिए क्या आएगा, आपको ध्यान रखना है लैंग्वेज आता है। P2 के लिए क्या आता है, फॉर्म आता है, ठीक है दोस्तों। P3 के लिए क्या आएगा, ऑथर आएगा, और P4 के लिए क्या आता है, वर्क आता है। क्या आता है दोस्तों, वर्क आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि भाई 5 फंडामेंटल कैटेगरी क्या होता है। एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है।
लाइक कर दीजिए इस क्लास को, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए इस क्लास को। और जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो बढ़िया सा आप नोट्स बनाइए। आप नोट्स बनाओगे ना, आपको पता चल जाएगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल है कि पुस्तकालय वर्गीकरण में 5 मूलभूत श्रेणियों का प्रतिपादन। तो 5 मूलभूत श्रेणियों का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। और 5 मूलभूत श्रेणियां कौन सी हैं दोस्तों? PMEST। आप सभी लोग आंसर जरूर दीजिए दोस्तों, कमेंट करके आंसर जरूर दीजिए दोस्तों। ठीक है, PMEST होता है। दूसरा है PMEST के क्रम को निम्नलिखित में से किस में प्रयुक्त किया जाता है? भाई PMEST का प्रयोग किस में होता है? तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। PMEST का प्रयोग जो होता है वो होता है ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र में। किसमें होता है दोस्तों? ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र में होता है। रंगनाथन के अनुसार किस मूलभूत श्रेणी की पहचान सर्वाधिक कठिन है? किस जो है मूलभूत श्रेणी की पहचान सर्वाधिक कठिन है? वो कठिन है दोस्तों पर्सनालिटी की। किसकी है दोस्तों? पर्सनालिटी की। क्या है दोस्तों? पर्सनालिटी जो है ये सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है। क्या माना जाता है? पर्सनालिटी को। ठीक है ना, तो क्योंकि पर्सनालिटी को पहचानना कठिन माना जाता है और इसको पहचानने के लिए रंगनाथन के द्वारा एक विधि का प्रयोग हुआ था। और विधि कौन सी है दोस्तों? अवशेष विधि है। कौन सी है दोस्तों? अवशेष विधि है। मेथड ऑफ रेजिड्यू मेथड अंग्रेजी में कहता है रेजिड्यू मेथड कहता है। डॉक्टर रंगनाथन ने कितनी मूलभूत श्रेणियों में बांटा है विषय को? 5 मूलभूत श्रेणियों में बांटा। कितनी मूलभूत श्रेणियों में बांटा है दोस्तों? इन्होंने 5 मूलभूत श्रेणियों में बांटा है दोस्तों। शिष्य की 5 मूलभूत श्रेणियों में किस श्रेणी को पहचानना सबसे आसान होता है? तो सबसे आसान होता है वो होता है दोस्तों टाइम। क्या होता है दोस्तों? टाइम होता है। टाइम को पहचानना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन पहचानना कठिन किससे माना जाता है? कठिन माना जाता है पर्सनैलिटी को। किसी भी विषय में श्रेणियों को पहचानने का आसान क्रम क्या है? तो कोई भी विषय में अगर कैटेगरी को पहचानना तो उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? PMEST। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा। किसी विषय में श्रेणी व्यक्तित्व को पहचानने के लिए अवशेष विधि का प्रतिपादन किसने किया था? आप सबको पता है कि पर्सनैलिटी को पहचानना बहुत ज्यादा कठिन माना जाता है, तो इसके लिए एक अवशेष विधि बनाई थी। वो अवशेष विधि जो है किसके द्वारा बनाई गई? रंगनाथन के द्वारा बनाई गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने इतना प्रेम और स्नेह दिया मुझे। और उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस टॉपिक का एक बार नोट्स बनाओगे। जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे नोट्स बनाकर, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में इसको कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों। और दूसरी बात, आप लोगों ने हमारी जो वॉल्यूम 1 किताब है, आपने वॉल्यूम 1 किताब जो है इसके आपने बहुत अच्छा प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जो वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 1 जिसको भी चाहिए है ना, वो आप जो है दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप लेके आ जाएगा। और इस किताब के अंदर क्या है दोस्तों? 10 ओल्ड पेपर है। ठीक है ना, 10 पुराने पेपर हैं, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात, किताब की विशेषता क्या है? इस किताब की विशेषता ये है कि इसके अंदर क्या है दोस्तों? बाइलिंगुअल कंटेंट है। क्या है दोस्तों? बाइलिंगुअल कंटेंट है। बाइलिंगुअल का मतलब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन और ऑप्शन क्या है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और जैसे हर एक किताब का जो पेज होता है, उसी पेज के नीचे आपको आंसर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ऑथेंटिक आंसर के साथ, कोई गलत आंसर नहीं है। हमने पूरी कोशिश की है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई गलती ना मिले। तो पहली किताब तो रिलीज हो चुकी है। अब जो ये सेकंड किताब है, सेकंड वॉल्यूम आ रहा है, क्योंकि पहली वॉल्यूम आपने बहुत ज़्यादा प्रेम किया, सेकंड वॉल्यूम आ रही है। इस सेकंड वॉल्यूम के अंदर क्या है दोस्तों? इस बार हमने 3 पेपर बढ़ा दिए हैं।
वॉल्यूम 1 में 10 पेपर थे, अब सेकेंड वॉल्यूम में क्या है दोस्तों 13 पेपर है, और ये भी क्या है दोस्तों बायलिंगुअल है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर आप लाइब्रेरी साइंस में क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में दोनों भाषाओं में पढ़ोगे तो ही आप लाइब्रेरियन बन पाओगे, नहीं तो आप लाइब्रेरियन नहीं बन पाओगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि 13 पुराने पेपर हैं, बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें भी हर एक पेज के नीचे क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन आंसर दिया है, ताकि बार बार आपको जो है पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और जो ये रिलीज होगी, ये लॉन्च होगी, थोड़ा सा लेट हो रहा है, ये आपके फरवरी फर्स्ट वीक में, फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है इस किताब को क्या किया जाएगा दोस्तों, लॉन्च किया जाएगा। इस किताब को लॉन्च किया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और पिछली बार हमने शुरू किया था 2022 की जो वैकेंसी आई थी, हमने बैच शुरू किया था, ठीक है ना। उसमें जो ये नैना सैनी है, पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर इन्होंने 3rd रैंक निकाली थी। सबसे बड़ी बात तो ये है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है, उसके साथ साथ हमारे यहाँ से करीबन 120 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो वर्तमान में राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल में लाइब्रेरियन के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन लोगों ने इतना प्रेम और स्नेह दिया है, और जो आज ऑनलाइन स्कूल इंडिया की जो जो पहचान है, इन लोगों के द्वारा माउथ पब्लिसिटी से बनी है। जब कोई व्यक्ति सफल होता है, सफल व्यक्ति को हमेशा पूछा जाता है कहाँ से पढ़े, तो आज पूरे राजस्थान में एक ही नाम है, ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस सुमेर सर से। क्योंकि मैंने जो मेहनत की है 2-2.5 साल, वो कहीं ना कहीं मेरा जो संघर्ष अनुभव है, जो आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराता हूं दोस्तों, ताकि आपका समय बच सके, और पढ़े उनसे जो खुद चयनित है। भाई मैं आपको अच्छा इसलिए पढ़ा पाता हूँ कि मैंने खुद में पढ़ा है, मैंने सिलेक्शन लिया है, ताकि आप लोगों के लिए आसान से हो जाए दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, एक बार ऐप डाउनलोड करके फ्री कंटेंट देख लीजिए। और इस बार हमने क्या किया, 2nd ग्रेड के साथ 3rd ग्रेड फ्री है। 2nd ग्रेड के साथ क्या दोस्तों, 3rd ग्रेड फ्री है, और 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। कितने साल की वैलिडिटी है दोस्तों, 1 साल की वैलिडिटी है। हर एक टॉपिक का आपको क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा, हर एक टॉपिक का PDF मिलेगा, हर एक टॉपिक का क्या मिलेगा दोस्तों, टेस्ट मिलेगा, और लास्ट में आपके लाइव MCQ क्या मिलेगा दोस्तों, लास्ट में लाइव MCQ शुरू करेंगे वैकेंसी के बाद। किसके बाद दोस्तों, वैकेंसी के बाद आपका लाइव MCQ शुरू करेंगे। और मेरे अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8949992361। ये नंबर आप अपने फ़ोन में परमानेंट सेव कर लीजिए, ताकि आपको जब भी कभी कोई बात करनी है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पेपर 1 भी होगा, और इसके अंदर आपके पेपर 2 भी होगा। पेपर 1 और पेपर 2 होगा, और उसके साथ आपका क्या होगा दोस्तों, टेस्ट सीरीज भी होगा। क्या होगा दोस्तों, उसमें टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।